नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज का जो लाइव का टॉपिक है बहुत खास टॉपिक है और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो जितने साथी सुन रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे साथी सुन लेते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप जरूर शेयर करें। आज जैसा कि टाइटल के ऊपर लिखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल दिया है कि क्या जो हम चाहते हैं वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसमें साथियों कुछ भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है कि हमने मतलब किसके साथ रिलेशन बनाना है, क्या वो रिलेशन हमारा सफल हो सकता है, क्या हम जिसे चाहते हैं उस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, क्या वो चीज़ हमें मिल सकती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। इसमें मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं करता, इसमें हर टॉपिक को हम अलग अलग एंगल से छुएंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं और कहाँ तक हमारी जो विश है वो पूरी हो सकती है। साथियों, जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हमें शायद अपना बचपन याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसे देखकर, उसकी एक्टिविटी देखकर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप भी ऐसे ही करते होंगे। जब बच्चा छोटा है, बच्चा दूसरों को चलता हुआ देखता है तो उसका भी मन करता है कि मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं भी चलूं इनकी तरह, मैं भी दौड़ूं और मैं आगे बढ़ूं। वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ सपने लेकर इस पृथ्वी पर आता है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाता है उसके सपने, डियर फ्रेंड्स, टूटते जाते हैं और वो जो चाहता है वो चीज़ उसे हासिल नहीं होती। तो एक्टर सुखबीर खोखा जी अपना कीमती समय निकालकर लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट आई है। तो जितने भी साथी सुन रहे हैं उन सभी को जय श्री राम और जय श्री राम के उद्घोष के साथ एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है उसकी जो विशेष है, जो उसकी चाहत है, वो मरती जाती है और वो डीमोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो पालन पोषण हो रहा है बच्चे का, सपोज करो कि हमारा जिस तरीके से पालन पोषण हुआ है, तो हम किन परिस्थितियों में बड़े हुए हैं, क्या क्या सुनकर हम बड़े हुए हैं, हमने इस चीज के ऊपर सोचना होगा। हमारा जो जन्म हुआ है ऐसे घराने में जन्म हुआ है कि हमने हर वक्त नेगेटिविटी का माहौल देखा है। हमारे पास पैसा नहीं है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम बचपन से ही ऐसी चीजें सुनते आए कि पैसा हाथ का मैल है, पैसे वाले लोग खराब होते हैं। ये बातें हमने हजारों बार सुनी। और डियर फ्रेंड, जो चीज हम हजारों बार सुन लेते हैं वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रियली में बताता हूं कि मैंने पैसा कभी चाहा नहीं, मैंने कभी पैसे से प्यार नहीं किया। करोड़ों रुपए हाथ में आए और चले गए, लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जो हम चाहते हैं वो चीज हम हासिल कर सकते हैं।
ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुई है। मैंने एक चीज चाही थी कि मेरा नाम पूरी दुनिया में होना चाहिए। वो नाम आज पूरी दुनिया में है। एक सामान्य से फैमिली में मैं पैदा हुआ। सामान्य भी नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल डाउन ट्रोडन परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, यानी कि एक दबे कुचले परिवार में पैदा होकर आज पूरी दुनिया में नाम है। और ये मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ। ये आज मैनिफेस्ट नहीं किया मैंने। मैं जब छोटा था मैं ऐसी ही चीजें सोचता था, और वो सारी की सारी चीज मेरे साथ घटित हुई है। डियर फ्रेंड्स, बहुत साल पहले, यानी कि 29 साल पहले, स्कूटर बहुत ही बड़ा व्हीकल होता था। शहरों में कभी गए नहीं थे, सोशल मीडिया का कोई जमाना नहीं था, और घर में हमारे साइकिल तक नहीं थी। एक साइकिल थी, वो भी टूटी हुई, और मैं सपने लेता था स्कूटर के, क्योंकि मैं स्कूटर देखता था। गांव के जो बनिए थे उनके घर में स्कूटर होता था। मैं उस स्कूटर देखता था और कल्पना करता था कि काश तेरे पास भी स्कूटर हो। वो चीज हुई डियर फ्रेंड्स। जो जो बड़े होते गए, मोटरसाइकिल का सपना लेने लगे, मोटरसाइकिल हुआ। फिर अल्टो गाड़ी डियर फ्रेंड्स, बहुत जानी मानी गाड़ी हुई है, जिसका बहुत नाम था। वो मैनिफेस्ट करने लगे, वो भी चीज हुई। और छोटे थे, दूसरों के घरों में टेलीविजन देखने जाते थे, वो रोक देते थे, नहीं देखने देंगे। तो कल्पना करता था, मैं छोटा होता था तो कि टेलीविजन नहीं, मतलब एक ऐसी कोई स्क्रीन हो, हाथ में रिमोट हो। हालांकि मैंने ना ही कभी देखा था वो कि रिमोट भी होता है, क्योंकि टेलीविजन होते थे जब रामायण आती थी। रामायण के बाद महाभारत का प्रसारण शुरू हुआ, तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे। वो ऐसे जैसे रेडिया होता था, रेडिया भी ऐसे ही चलता था, एक बटन घुमाने का होता था। इसी तरीके से टेलीविजन का होता था, और वो शटर सा होता था टेलीविजन के, वो बंद कर देते। तो मैं कल्पना करने लगा कि घर में जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक स्क्रीन होगी, हाथ में रिमोट होगा। डियर फ्रेंड्स, वो चीज घटित हुई। आज जो जमाना है वो कुछ डियर फ्रेंड्स एडवांस जमाना है, क्योंकि आज हमारे हाथ में एक ऐसी डिवाइस है कि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी। और जो गरीब बच्चे होते थे, हमने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। गांव की सरकारी स्कूल में जाना और वहां से घर आ जाना, फिर खेत में चले जाते थे। और मैं डियर फ्रेंड्स, वैसे मैं इंटेलिजेंट था जब मैं पढ़ता था, लेकिन 10th क्लास में मैं फेल हो जाता हूं, क्योंकि मेरा एक शौक था कि मैं गायक बनूंगा। और उस शौक के चक्कर में डियर फ्रेंड्स मैंने पढ़ाई के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और मैं उस गायकी के चक्कर में पड़ गया। 9th क्लास में ही मैं गायकी के चक्कर में पड़ गया था। नतीजा ये हुआ कि मैट्रिक में मैं फेल हुआ। मेरी आवाज बहुत अच्छी होती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे लोग आपको किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक 9th क्लास की मैं घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं 9th क्लास में था, और डियर फ्रेंड्स एक कंपटीशन था। बरवाला के पास एक ढाणी है,
जिस ढाणी का नाम है डियर फ्रेंड्स, उसे बोलते धनकों की ढाणी। वहां पे एक कंपटीशन था और विजेता को, यानी कि जो पार्टी फर्स्ट आएगी उसे 21,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और 21,000 रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि थी। हमारे गांव से भी पार्टी गई हुई थी और मुझे शौक था, मुझे भी पता चला तो उनके साथ मैं भी चला जाता हूं। मैं भी वहां चला गया और साथियों, हर पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2 ही गीत कहो, भजन कहो, रागनी कहो, बस इतना ही समय था। यानी कि एक राउंड में एक गाना है और फिर सेकंड राउंड होगा, बस उस सेकंड राउंड में भी एक गाना है। तो जब पहला राउंड आया तब तक तो हमारे गांव के जो कलाकार थे हमारे, हालांकि कोई पार्टी नहीं थी हमारे गांव में, आधे से ज्यादा तो डियर फ्रेंड्स वो जब हमारी बारी आई नियर अबाउट रात के 10 बजे के आसपास, 10 नहीं डियर फ्रेंड्स, ज्यादा समय होगा, तो आधे तो इधर उधर खाने पीने में चले गए, कुछ थे 2-4, और जो श्रोता होते हैं उनमें लेडीज की संख्या ज्यादा थी। तो मैंने गीत गाया, वीर आपा मां के जाए रे, जन्मे थे एक शरीर की किस्मत न्यारी न्यारी रे। तो जितना भी पंडाल भरा हुआ था, पंडाल में जो माता बहनें थी, इतनी क्लैपिंग करते हैं कि मुझे लगा कि आप फर्स्ट आएंगे। तो वहीं पर डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ समय के बाद मेरे को हलवा खिला दिया जाता है, और उस हलवे में क्या था क्या नहीं, उसके बाद मेरा गला इतना खराब हुआ कि जो दूसरा जो राउंड आया उस राउंड में तो आवाज ही नहीं निकली। फिर मुझे गायकी से भी नफरत हो गई, पढ़ाई से भी नफरत हो गई, कि कोई पढ़ने का फायदा नहीं। मैं 9th क्लास में भाटला गांव में पढ़ता था, फिर वहां से नाम कटवा के मैं 10th क्लास में, खरकड़ी गांव है हमारे बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर, वहां जाने लगा। क्योंकि दिमाग में एक चीज थी कि जो बच्चे खरकड़ी पढ़ते हैं वो फेल नहीं होते, क्योंकि वहां पे नकल लगती है, घिराए गांव में सेंटर आता है। तो पढ़ाई से मन टूट गया था। मैंने सोचा चलो मैट्रिक में पास हो जाएंगे, वहां से खरकड़ी एडमिशन लिया। लेकिन उस साल डियर फ्रेंड्स नकल लगी नहीं और मैं फेल हो गया। घर वालों ने भी सोचा भैया ये फेल हो गया और इसका जो ध्यान है वो पढ़ाई में है नहीं। फिर मैं पलेदारी के काम में जाने लगा। आजकल वो जो सेठ है वो हमारे गांव में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, लेकिन उस समय यहीं रहते थे। तो मैं पलेदारी में जाना मैंने स्टार्ट किया। वहां पर डियर फ्रेंड्स मुझे पढ़ाई का महत्व समझ में आने लगा और मैं दोबारा से पढ़ाई की तरफ आकर्षित हुआ और मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर दोबारा मैट्रिक का एग्जाम देता हूं, फिर कंपार्टमेंट आ जाता है, यानी कि मैथ और इंग्लिश में मैं फेल हो जाता हूं। और मैं इंटेलिजेंट भी मैथ और इंग्लिश में ही था। मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि भिवानी बोर्ड बहुत खराब है, कि जिन सब्जेक्टों में इंटेलिजेंट हूं उन्हीं सब्जेक्टों में मैं फेल हूं। फिर एक बार मन टूट गया। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज
महसूस हो रहा है कि आप फेल हुए, जिन सब्जेक्ट्स में आप इंटेलिजेंट थे उनमें फेल हुए, फिर मैंने वो दोबारा पढ़े तो मैं उन्हीं सब्जेक्टों में पास हुआ। और एक घटना मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, वो घटना आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी। कि जिस समय कंपार्टमेंट के फॉर्म भर रहे थे प्राइवेट, तो फीस थी लगभग 250 रुपये। मतलब जितनी फीस थी 250 थी, 240 थी या 260 थी, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी मैं 250 रुपये मानता हूं कि 250 रुपये फीस होगी। मुझे उस समय यह नहीं पता था कि बैंक में जब ड्राफ्ट बनवाते हैं फीस का, कि बैंक वाले चार्ज लेते हैं। अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा 20-30 रुपए थे वो बैंक वालों ने ले लिए, मुझे पता नहीं था। और रजिस्ट्री करवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि रजिस्ट्री के भी पैसे लगेंगे। और हिसार जो डाकघर है, बड़ा डाकघर जहाँ BSNL का ऑफिस है, वहीं पे डाकघर है, उस डाकघर में मैं चला गया। मुझे पता नहीं था कि पैसे लेंगे। 12 रुपए वहां लगने रजिस्ट्री के, और लास्ट डेट। अब जितने बच्चे लाइन में लगे हुए थे वो सारे अपने हाथ में पैसे ले रहे, और मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ फॉर्म। तो मैंने 1-2 बच्चे से पूछा कि पैसे लगते हैं? उन्होंने कहा हाँ, रजिस्ट्री के फीस लगेगी। कितनी लगेगी? 12 रुपए। तो मेरे गांव से मेरे ही क्लास फेलो थे, वो भी फेल हुए थे, शंभू। तो मैंने उनसे पूछा भाई पैसे हैं आपके पास? उसने कहा मेरे पास हैं। मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं। उसने कहा मेरे पास तो मेरे जितने में मेरा काम चलेगा उतने ही पैसे। मैं डियर फ्रेंड्स लाइन में, मैंने सोचा अब लगने का फायदा क्या। मैं बाहर आया, और बाहर आया डाकखाने से, मतलब वहां साइकिल खड़े बहुत सारे, जो कर्मचारी थे वो साइकिल पर आते थे, तो उनके साइकिल खड़े, मैं उन साइकिलों के पास बैठकर रोने लग जाता हूं। और उसी समय मुझे 50 रुपए का नोट दिखाई देता है, किसी का गिर गया होगा। तो मैं वो नोट उठाऊं तो उठाऊं कैसे, मुझे डर भी लग रहा। मैं धीरे से उस नोट के पास गया, और मैंने डियर फ्रेंड्स उस नोट के ऊपर पांव रख दिया, और फिर ऐसे मतलब जैसे खाज करते हुए झुकते 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 झुकते, और इधर उधर मैं देख रहा कि कहीं आपको देख नहीं रहा हो कोई। और धीरे से मैंने वो 50 का नोट उठा लिया, और मैं अंदर जाके लाइन में लग जाता हूं। अब यहां पे एक बात सोचने की डियर फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति के वो 50 रुपए पड़े होंगे, उस व्यक्ति को कितना अफसोस हुआ होगा कि मेरा 50 का नोट गिर गया। क्योंकि जब 1 रुपया भी गुम हो जाता है तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है, लेकिन वो 50 रुपए मुझे मिले, मुझे कितनी खुशी हुई। और उस 50 के नोट ने मेरी जिंदगी को कन्वर्ट कर दिया। अगर वो 50 रुपए मुझे नहीं मिलते तो आज मैं 7 डिग्री होल्डर्स नहीं होता, यानी कि 7 डिग्रियां मेरे पास नहीं होती। आज मैं SSC का टॉपर नहीं होता,
आज मैं फेसबुक पर यह नहीं बोल रहा होता कि हरियाणा में सुखविंदर खोखा के समान ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जिसने आई टू आई कनेक्टेड बच्चों को पढ़ाया हो, और वो भी हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में नहीं, लगभग 1 करोड़ आई टू आई कनेक्टेड। आजकल पढ़ाते होंगे, करोड़ों नहीं अरबों बच्चों को पढ़ाते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया है, किसी की भी वीडियो वायरल हो सकती है। लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर्स की वीडियो वायरल हुई, लेकिन मैंने धरातल पे काम किया है, और जो सोचा वही मेरे साथ घटित होता गया। अभी ठीक 2.5 साल पहले एक घटना मेरे साथ अचानक से घट जाती है कि मैं जो गरीब जो कलाकार थे उन्हें एक मंच के नीचे लेकर आने का मैंने सपना बनाया कि क्यों न ऐसे कलाकारों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि इनकी आवाज भी कोई नहीं उठाता, क्यों न इनको आगे बढ़ाया जाए। और बहुत सारे कलाकारों को मैंने आगे भी बढ़ाया। मैंने जो अनपढ़ होते हैं उनको भी यूट्यूब पर चैनल बनाने सिखाए, वीडियो अपलोड करनी सिखाई, कैसे वीडियो अपलोड होती है, कैसे चैनल चलते हैं, कैसे इसको मोनेटाइज किया जाता है। हालांकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मेरा ही एक स्टूडेंट है न्याणा गांव से, विक्की, जो प्राथमिक शिक्षा जिसने हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज्ड स्कूल से ली, उन्होंने ही मुझे ये चीजें सिखाई। तो एक तरफ से मैं वो मेरा शिष्य भी है और दूसरी तरफ से मैं उसे अपना गुरु भी मानता हूं, क्योंकि आज का जो दौर है उस दौर में मैं उनकी होड़ नहीं कर सकता, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो हाईटेक जमाना है उसकी नॉलेज मुझे इतनी नहीं है। लेकिन उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे बताया। उन्होंने मेरी 1 साल तक sukhvinderkhokha.com वेबसाइट भी चलाई। फिर उन्होंने ही यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड होती ये चीजें बताई। उन्होंने अपने लैपटॉप से मेहनत की और बहुत अच्छे अच्छे जो मेरे कॉलेज के लेक्चर थे उन्होंने अपने लैपटॉप में एडिट करके वो अपलोड किए। लेकिन दुर्भाग्य से वो वायरल नहीं हुए, क्योंकि मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा। और दुर्भाग्य और सौभाग्य भी क्या है, हो सकता है कि मैंने जितने बच्चे पढ़ाने थे वो मैंने पढ़ा लिए, कि मेरे जिम्मे यूनिवर्स ने कोई और काम लगाया होगा। फिर मैंने कलाकारों को, लॉकडाउन में कलाकारों को सपोर्ट करना शुरू किया। बहुत सारे कलाकारों के चैनल मैंने बनाए, उनके साथ काम किया। लोगों ने सिर्फ एक लड़की के साथ नाम जोड़ के मेरे को बदनाम कर दिया। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे साथ कोई एक लड़की ने ही काम किया। मैंने बहुत सारे जाने माने कलाकारों के साथ काम किया। और एक्टर सुखवीर खोखा जो हमारे गांव की आन बान शान है और मेरे छोटे भाई हैं, ज्यादातर वो मेरे साथ ही 9 साल से कंटिन्यूसली मेरे साथ रहते हैं। हमने गानों की शूटिंग की, चाहे हमारे गाने कम हो, लेकिन हमारे गाने रिकॉर्ड तोड़े। रिकॉर्ड कैसे तोड़ते हैं वो, कि हमने हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री कहो या
कौन सी इंडस्ट्री कहोगे आप? हरियाणा के सबसे अमीर गांव में शूटिंग की। सबसे अमीर गांव में शूटिंग करने वाले एक्टर सुखवीर खोखा है। उस गांव का नाम है डियर फ्रेंड्स मिनी कनाडा। उस गांव में कोई किसी मकान का फोटो भी नहीं उतार सकता, लेकिन हमने उस गांव के ऊपर ड्रोन को उड़ाया और पूरे गांव को हमने यूट्यूब के ऊपर पब्लिश किया। मिनी कनाडा आप बोलने में थोड़ा सा जोर नहीं लगता, लेकिन किसी गांव का नाम मिनी कनाडा, वो हरियाणा का गांव हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां होगा कैसा। ये हमारा सौभाग्य है। ये ऐसी घटना घटी क्यों डियर फ्रेंड्स? क्योंकि जो हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। फिर आगे चलकर डियर फ्रेंड्स जो मेरे साथ घटना घटी, आपने सिद्धू मूसेवाले का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिनका मर्डर हुआ था। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत दिनों तक, सोशल मीडिया छोड़े, जो सोशल मीडिया से भी ऊपर की जो मीडिया है, यानी कि जो बड़े बड़े टीवी चैनल है, उन पर भी बहुत दिनों तक उनकी खबरें चली और आज तक चल रही है। उनके मर्डर से पहले एक लड़की का मर्डर हो जाता है। वो लड़की सिंगर थी, वो लड़की नाटकों में काम करती थी। दिव्या इंदौरा धानक समाज से बिलोंग करती थी। हालांकि मैं इन चीजों को मानता नहीं, लेकिन मेरे मानने से या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये देख लेते हैं ये लड़की किस कास्ट की है। उस लड़की का रेप होता है, फिर उसका मर्डर होता है। हालांकि उससे पहले भी मैंने बहुत सारे गरीब कलाकारों का मर्डर होते देखा है। ये YouTube तो अब सक्रिय हुई है। वैसे तो YouTube डियर फ्रेंड्स आज से 20 साल पहले हमारे देश में आ गई थी, लेकिन 2016 में लोगों को पता चला है, जब अंबानी जी 4G लेकर आए और 6 महीने के लिए इंटरनेट फ्री किया था कि आप देखो आप देखो। तब लोगों ने पता चला था। उससे भी पहले, जब मतलब कि फेसबुक या यूट्यूब आई ही नहीं थी, उससे पहले मैंने एक घटना सुनी थी कि मोखरा गांव है डियर फ्रेंड्स, रोहतक के पास, और मोखरा गांव में एक दलित समाज के लड़के का बस स्टैंड के ऊपर मर्डर हो जाता है। वो गायक था। और शौक मुझे भी था, तो मैं भी डियर फ्रेंड्स डर के मारे मैंने भी बंद कर दिया। फिर यार ये लाइन तो इतनी खराब है, यानी कि दबे कुचले समाज से कोई अगर आगे बढ़ता है तो इनके साथ तो बहुत बुरा होता है। फिर मैंने आज से 22 साल पहले राखीगढ़ी गांव के अंदर एक कंपटीशन देखा वाल्मीकि जयंती पर। और वाल्मीकि जयंती पर डियर फ्रेंड्स जो प्रोग्राम था वाल्मीकि मोहल्ले में, गढ़ी गांव में, वहां पर रोहतक से कलाकार आए हुए थे, विकास वाल्मीकि, और जो दूसरे कलाकार थे एक सातरोड गांव से थे, जिनका नाम था सतीश शर्मा।
आजाद खांडा खेड़ी, ये मुझे याद है, बाकी और कलाकार मुझे याद नहीं है। तो जब वो कंपटीशन हो रहा था और उस कंपटीशन को मैं देख रहा था, भाई आपने भी कंपटीशन देखे होंगे, किसी ने सांग देखा होगा, तो वहां पे मैं देखता क्या हूं, एक चीज देखी मैंने और वो चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जो आजाद खांडा खेड़ी जी बहुत गंदे गंदे चुटकुले बोल रहे थे और लोग क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। सात रोड से जो थे शर्मा जी, वो गंदे चुटकुले बोल रहे और लोग क्लैपिंग कर रहे। और जो ही वो विकास वाल्मीकि रोहतकी आया, उसने उन्हीं के मुकाबले का चुटकुला कहना चाहा और उसने चुटकुला शुरू किया, तो वो वाल्मीकि समाज के ही लोग लठ लेकर स्टेज के ऊपर चले जाते हैं कि भद्दा मन नहीं बोलना। तो जो दूसरे जो कलाकार थे वो कौन सा वहां गीता का पाठ कर रहे थे। तो वो जो विकास था रोहतक से जो आए थे, वाल्मीकि समाज से जो बिलोंग करते थे, उसने एक बात कही कि जितने भी कलाकार हैं, इनका जो स्केल होता गाने का, डियर फ्रेंड, स्केल, एक बंदे का स्केल भी मेरे बराबर तो छोड़िए, आधा भी नहीं है। लेकिन मुझे मेरे ही लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। और वो उसी समय वो प्रोग्राम से चले जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपनी पार्टी वालों को बोलते चलो कोई फायदा नहीं है। वहां भी मुझे एक चीज फील हुई कि ये मानसिक गुलामी क्यों बनी हुई है। क्यों हम अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करते। क्या दिक्कत है। दिव्या इंदौरा का मर्डर होता है, पहले रेप उसके बाद मर्डर। और महम से रोहतक जो रोड है, उस रोड के ऊपर, डियर फ्रेंड्स, रोड के बिल्कुल बराबर में उसे एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें डाल के मिट्टी डाल दी जाती है। जो निर्वस्त्र थी, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसे कोई ढूंढ भी नहीं रहा था। और ढूंढेगा तो कोई व्यक्ति ढूंढेगा भी कैसे। लेकिन वो 8-10 दिन के बाद बारिश हुई, वो जो मिट्टी थी, डियर फ्रेंड्स, वो मिट्टी जो ताजी खोदी हुई, वो बारिश में वो मिट्टी खिसक जाती है और उस लड़की का हाथ थोड़ा सा बाहर दिखाई देने लगता है। कोई मेरे जैसा, आप जैसा व्यक्ति वहां कोई पेशाब कर रहा था, तो उसने देखा कि एक हाथ बाहर निकला हुआ मिट्टी से। उसने पुलिस बुलाई और पुलिस ने आके वो डेड बॉडी निकाली। वो डेड बॉडी बिल्कुल निर्वस्त्र थी। उसकी भी जांच हुई। उस लड़की के साथ 11 व्यक्तियों ने रेप किया हुआ था। एक बंदे ने भी आवाज नहीं उठाई, एक बंदे ने भी। इस हरियाणा प्रदेश में सिर्फ वो वहां की जो लोकल जो मीडिया थी वो वहां गई, और लोकल मीडिया अखबार वाले बस इतना लिख दिया, भाई ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है। क्यों भाई,
वो यानी कि दबे कुचले समाज से थी, उसकी कौन आवाज उठाएगा। सिर्फ हरियाणा में आवाज साथियों मैंने उठाई, वो मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ 7,000 के ऊपर अटक गई। 7,000 व्यक्तियों ने वो वीडियो सुनी, किसी ने शेयर नहीं की, किसी ने कमेंट नहीं किया। मैंने ये कहा कि आप नहीं बोल सकते, आप शेयर तो करें, आप कमेंट तो करें। मैं इस लड़की की लड़ाई को मैं लड़ूंगा, इसके न्याय के लिए। एक व्यक्ति ने भी साथ नहीं दिया पूरे हरियाणा प्रदेश में। 2022 में जब मास्टर सुखविंदर खोखा का काम चला, मैंने 50-40 बच्चों को कामयाब किया, लोग मेरे ही पीछे पड़ गए और मेरे को ही डेड कर दिया। लेकिन अब साथियों मैंने यही चीज ठान ली, मैंने मेरी जिंदगी का मकसद ही यही बना लिया कि लड़ाई लड़नी है, यही लड़ाई लड़ेंगे। कल भी एक दिल्ली से एक फाइनेंसर का फोन आया था, फाइनेंस का काम करते हैं वो, विक्रम जी। उन्होंने कहा मास्टर जी हम आपके ऊपर पैसा लगाएंगे, 1-2 लाख रुपए की कोई बात नहीं, आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में काम करो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं अब काम नहीं करूंगा, मैंने ये लड़ाई ही लड़नी है कि क्यों दबे कुचले समाज के बच्चों के साथ ऐसा होता है, और इसके दोषी दबा कुचला समाज वो खुद भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा समाज है, जो दबे कुचले हैं, वे जो दूसरे जो दबे कुचले हैं उनमें से कोई ऊपर उठता है तो उसकी भी टांग खींचते हैं। कोई ये कहते हैं तुम कहां जाएगा जब हम यहां बैठे हैं, आप भी इसी तरह रहो जैसे हम हैं। उन्हें कोई ये खुशी नहीं होती कि आपका भाई आगे बढ़ रहा है और इसको आप आगे बढ़ाएं, किसी के टैलेंट को आप आगे बढ़ाएं। डियर फ्रेंड्स, मैंने आज से 28 साल पहले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैंने किसी भी बच्चे की जाति से कोई संबंध नहीं रखा। मैंने स्कूल भी चलाए, और स्कूल का रिकॉर्ड भी मैं दिखा सकता हूं। जो एडमिशन का रजिस्टर है उसमें कास्ट का ऑप्शन होता है एक, किसी भी बच्चे की, मेरा जो स्कूल के एडमिशन रजिस्टर है, एक बच्चे की भी जाति लिखी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है हमारे देश में। सिर्फ मास्टर सुखविंदर खोखा ने ही ऐसा स्कूल चलाया है जहां पे जाति का ऑप्शन जो होता है वहां पे एक सीधी डैश खींच देता था। ये आज से 28 साल पहले मेरी सोच थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं तो सोचता था कि ये चीजें खत्म हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक दिन इसी चीज के शिकार होने वाले हैं। मैं खुद ही इसी चीज का शिकार बना दिया लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, शिकार बनाया हूं तो हो सकता है मेरा समय लगेगा, मेरा मर्डर तक हो सकता है। इस चीज के लिए, इस लड़ाई के लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़ो, मैं संघर्ष करूंगा, ताकि
कुछ सुधार हो, क्योंकि टोटल रिफॉर्म कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे प्रयास से 2-4 करोड़ लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोगों में से अगर 2-4 करोड़ लोगों को मेरे प्रयास का बेनिफिट मिलता है, तो उन 2-4 करोड़ों में से 2-4 मेरे जैसे भी निकलेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में मास्टर सुखविंदर खोखा को 100 करोड़ से ज्यादा लोग जानते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं वैसे बोल रहा हूं। आई हैव ऑल द एविडेंस, सारे प्रूफ हैं। 1 करोड़ तो मैं आई टू आई कनेक्टेड मैंने बच्चों को ही पढ़ाया है, जिसमें 1 लाख तो नर्सिस शामिल हैं, 1 लाख जेबीटी बीएड या जो एमए है, यानी जो लेक्चरर लगते हैं वो शामिल हैं, और नियर अबाउट 1 लाख एडवोकेट्स भी शामिल हैं, जिनको मैंने मोटिवेट किया है, जिनको मैंने अपनी यादाश्त बढ़ाने के फार्मूले सिखाए हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश में मास्टर सुखविंदर खोखा जितना जिस धरातल पे काम किया हो टीचिंग लाइन में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। कंपटीशन के क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। एक बंदा भी आप मेरे सामने नहीं बैठा सकते। मैं डियर फ्रेंड जब छोटा था, 4th क्लास में पढ़ता था, लाल बहादुर शास्त्री की कहानी सुनाई। खरड़ गांव से हमारे यहाँ अध्यापक आते थे, ईश्वर सिंह जी नाम थे, अब तो वो स्वर्ग में हैं। तो उन्होंने कहानी सुनाई लाल बहादुर शास्त्री की, और उस कहानी से मेरा जीवन पता नहीं क्यों ऐसा बन गया कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनकी कहानी से। ममता वर्मा जी, दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना कीमती समय निकाल के आपने कमेंट की है। दिल की गहराइयों से आपका मैं लाइव ब्रॉडकास्ट में स्वागत करता हूं, और मैं क्षमा भी चाहता हूं कि जब आप लाइव आते हैं मुझे पता नहीं चलता। आपके पास बच्चे होते हैं, लेकिन बाद में वही बात है, मुझे इतना पहली बात समय नहीं होता, क्योंकि मैं पढ़ाई में ज्यादा बिजी रहता हूँ। फिर मेरे पास यार दोस्त आ जाते हैं। तो एक्टर सुखबीर खोखा जी भी पुनः एक्टिव हो चुके हैं। जय श्री राम। फिर साथियों, एक्टर सुखबीर खोखा अपना कीमती समय निकाल के दोबारा से जुड़ चुके हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जब कहानी सुनी कि लाल बहादुर शास्त्री नदी को पार करके जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, दूसरे जो बच्चे थे वो किश्ती में बैठकर नदी पार करते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के पास पैसे नहीं होते थे, और किश्ती से अगर नदी पार करे तो पैसे देने पड़ते थे। तो वो बच्चा आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चलो, वो एक कहानी थी, हालांकि हकीकत थी, लेकिन हमने नहीं देखा। डॉक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट आई, ममता प्रजापति को मेरी तरफ से जय श्री राम। ममता प्रजापति
शायद ममता वर्मा जी को बोल रहे होंगे भाई, एक्टर सुधीर खोका। अब क्या बताएं, मेरे हिसाब से तो ममता वर्मा जी को बोल रहे हैं। चलो भाई, अगर ममता दीदी सुन रही होंगी तो वो जरूर रिस्पॉन्ड करेंगी इस चीज का। मैं मेरी तरफ से जय श्री राम बोलता हूं आपको। तो वहां पर डियर फ्रेंड्स एक फीलिंग आती है कि इतने गरीब घर में पैदा होकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। और उस समय मुझे ये जो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था उस समय। क्या मुझे तो अब मतलब 2022 छोड़िए, 23 छोड़िए, 24 के लास्ट में जाके पता चला, यानी कि 46 साल का होने के बाद पता चला है कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों घट रही हैं। अब समझ में आया है कि जो आपने जो मैनिफेस्टेशन किया, क्यों आपका जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं बना, प्राइवेट जॉब में नहीं बना, बच्चे पढ़ाने ही क्यों अच्छे लगे, घूम फिर कर क्यों पढ़ाने लगे। शुरू में जब 2003 में डियर फ्रेंड्स ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बंद किया था। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया उजड़ गई। कौन से स्कूल बंद किए थे? जो स्कूल गांव में के अंदर थे, जिन वहां पे 18-22 का कमरा नहीं है, ये नहीं स्कूल का मैदान नहीं है, उन स्कूलों को बंद कर दो। तो हमारा तो बंद हो गया और मुझे लगा कि दुनिया उजड़ गई। इतने बड़े स्कूल नहीं बना सकते, इतना पैसा नहीं है। काफी दिन में डिप्रेशन में रहा, बेब क्या हुआ, सरकार ने तो ऐसा काम कर दिया। लेकिन आज समझ में आया है कि जिस व्यक्ति को जहां तक जाना होता है वो आखिर परिस्थितियां उसके साथ वैसा ही करने लगती है। आज डियर फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी है, शिव कुमार जी, राम राम मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तो हम जो चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं दिल से, दिल और दिमाग, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट लंबा होने वाला है डियर फ्रेंड्स, जितना आप सुन सकते हैं उतना सुने। तो जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है, ये मान के चले कि वो वही चीज हमारे साथ घटित हो रही है जो चीज हमने मैनिफेस्ट की है। आज मेरा बैंक बैलेंस 0 है तो मैंने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने इतना पैसा कमा के और सारा का सारा पैसा गरीब बच्चों को किताबों के माध्यम से, स्कूल ड्रेसेस के माध्यम से उन्हें दिया। ये मेरी सोच थी और आज भी यही सोच है। मुझे कोई अफसोस नहीं होता किसी बात का कि आपके पास पैसा नहीं है। आपको फोन करने पड़ते हैं 50, 10, 5 रुपए, 1 रुपया, यानी कि मुझे कभी ये फील नहीं होता कि मैं भिखारी हो गया। शायद ये एक परीक्षा होगी मेरी
डियर फ्रेंड्स, मैं हर चीज को आपके साथ साझा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। अपनी खुली किताब है, खुली किताब भी नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि ट्रांसपेरेंट किताब है। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। आप एक पेज को इस साइड से देखेंगे, इस साइड से, तो ये साइड भी आपको दिखाई देगी। एक बहुत साल पहले मुझे एक साथी मिलता है, कांग्रेस की सरकार थी, और मैं उसको जेबीटी मास्टर लगवा देता हूं। डियर फ्रेंड्स, कल वो मुझे 50 रुपए से मना कर गया। मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने एक बात कही कि मास्टर जी, मेरा बैंक का बैलेंस 0 है। मैंने कहा, आप करोड़पति बन सकते हैं आपका बैंक अकाउंट के हिसाब से, लेकिन आप बंदे 0 हैं और 0 ही रहोगे, क्योंकि आपकी जो सोच है, पर डे आप 3000 रुपए लेते हैं, आप 30 रुपए का स्कूल में काम नहीं करते। भाई मालिक पता नहीं कभी मुझे इतना बड़ा मौका देगा क्या कि मैं ऐसे लोगों को खदेड़ दूं, यहां से बाहर निकाल दूं इन्हें। बाकी मुझे लग रहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि शायद इसीलिए मेरे साथ ये घटनाएं घट रही है। तो आज हम जो कुछ भी हैं वही है जो हमने सोचा। आपने बहुत बार देखा होगा कि आजकल मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूं, डियर फ्रेंड्स, जो कपल है, कपल मीन जोड़ा है, यानी मैं प्रेमी जोड़े की बात नहीं कर रहा, पति पत्नी के जोड़े की बात कर रहा। वैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन्हें भी कपल बोल देते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड चला हुआ है। 90% रिलेशनशिप खराब हो चुकी है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि वो चीज हमने पहले ही मैनिफेस्ट कर रखी है। क्यों खराब कर रखी है? क्योंकि जब हम छोटे थे, हमने क्या क्या चीजें सुनी, क्या क्या चीजें देखी, कि जो मैरिड लाइफ है वह बेकार लाइफ है। सुनी, हम जो चीज सुनते हैं, बार बार जो चीज सुनते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में अपनी जगह बना लेती है। सब कॉन्शियस माइंड, डियर फ्रेंड्स, वो एक, उसमें इतनी ताकत है। कॉन्शियस माइंड में कोई ताकत नहीं है। यानी कि 100% की अगर मैं बात करूं, तो जो 90% जो ताकत है वो सब कॉन्शियस माइंड की ताकत होती है। 10% ताकत है सिर्फ कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड का मतलब, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, सिर्फ ये आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं। लेकिन जब आप बार बार सुनोगे, बार बार सुनेंगे, तो आप 1000 बार सुनेंगे, फिर ये कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन्हें बार बार सुनते हैं, हजारों बार सुनते हैं, हमारी सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज फिर चली जाती है। यानी कि इसे मेटा माइंड भी कह सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, डियर फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ रखा नहीं,
शायद बच्चे आए थे वो लेके चले गए। मैं चलो वैसे बता देता हूँ। मान लिया कि हमने एक आम खाया और आम खाने के बाद आम के अंदर से निकलती गुठली यानी कि उसका बीज, और वो फेंक दिया, छोड़ दिया। अब वो क्या है? वो एक आम का बीज है, एक आम की गुठली है। बीज भी नहीं मानते भाई, ये गुठली है, बस इतना ही। लेकिन उस गुठली के अंदर क्या है? उस गुठली के अंदर आम कितने हैं? उस गुठली के अंदर पूरा बाग हो सकता है, क्योंकि एक आम की गुठली है, वो सिर्फ गुठली दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर जो आम का पेड़ है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन है तो उसके अंदर। अब जो मेटा कॉन्शियसनेस से सोचता है, यानी कि जैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, बोल दिया फिलोसफी को अंग्रेजी में वो दर्शन बोलते हैं। हमारा जो दर्शन वो अलग है, अंग्रेजों की कोई कुछ नहीं इनके पास। ये तो हम बेवकूफ हैं, कोई आदमी इंग्लिश बोलता है तो हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति है। कई बार मुझे भी इंग्लिश के वर्ड यूज करने पड़ते हैं ताकि लोग ये नहीं समझे कि बेवकूफ है। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता कोई भी वर्ड, लेकिन मजबूरी है, नहीं तो ये सोचते बेवकूफ है। तो एक्टर सुखबीर खोखा जी की कमेंट है, यू आर राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स, जो दर्शन होता है, दर्शन का मतलब क्या है? आप मुझे देख रहे हैं, ये दर्शन है, यानी कि दैट्स ओनली अंग्रेजों वाली फिलोसफी। लेकिन हमारा जो सनातन जो फिलोसफी वो अलग है। वो चीज देखना जो दिख रही है उससे भी परे सोचना। जैसे कि आम की गुठली में सिर्फ किसी को तो वो आम की गुठली दिखाई दे रही है, लेकिन किसी को अंदर कोई व्यक्ति उसके अंदर पेड़ देख रहा है और कोई व्यक्ति उसके अंदर बाग देख रहा है, हालांकि दिखाई तो नहीं दे रहा। ये सनातन आइडियोलॉजी है, यानी कि हमारा दर्शन वो है जो हम देख रहे हैं उससे भी परे देखना। हम मान लिया कोई बच्चा है आपके घर में, आपके आस में, पड़ोस में कोई बच्चा है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, शरारती होते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसमें शरारत करने की कोई हैबिट नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं नील होते हैं पढ़ाई में। तो यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा, ताकि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा हो या आगे आने वाले समय में बच्चा होने वाला हो, और एक कई लाइव में मैं वो बता चुका हूं, लेकिन मैं क्योंकि अच्छी बातें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं साथियों, क्योंकि अगर हमें कोई गाली बक दे हम लाइफ टाइम नहीं भूलते। कोई हमें अच्छी बात बोल दे हम आधे घंटे बाद भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा मतलब जो माइंड है इस तरीके से वायर्ड हो चुका है कि गाली तो हम लाइफ टाइम नहीं भूलते, और किसी ने हमें ये बोल दिया आप बहुत अच्छे हैं, वो थोड़ी सी देर के बाद हम भूल जाते हैं। तो एक बच्चा है डियर फ्रेंड्स,
उसके पिता नहीं है, उसकी सिर्फ माँ है, माँ बेटा है, वो छोटा बच्चा है, पिता उसका एक्सपायर हो जाता है बच्चे का। तो अब कौन माँ ऐसी होगी जो ये सोचेगी। हर माँ बाप का यही प्रयास रहता कि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में इसे पढ़ाऊं। तो उस माँ पढ़ी लिखी थी, थोड़ा बहुत काम धंधा करके उसने पैसे इकट्ठे किए और एक बहुत ही बेहतरीन कन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराती है। अब बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चे का दिमाग नहीं चलता। और जो बड़े जो स्कूल होते हैं, जिन स्कूल का रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आता है, वो उन बच्चों को नहीं रखना चाहते जिन बच्चों का दिमाग नहीं चलता। उनका मानना है कि ये बच्चा फेल होगा तो आपके स्कूल की बदनामी होगी और आपका जो बिजनेस है वो डाउन आएगा। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली, बच्चे का दिमाग नहीं चला। स्कूल में मीटिंग होती स्टाफ की, प्रिंसिपल सर मीटिंग लेते, भाई कुछ करो, इसका कुछ करो। तो सारा स्टाफ कहने लगा कि सर इस बच्चे के ऊपर हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, जिन जिन तरीकों से हम इसे पढ़ा सकते थे हमने देख लिया, इस बच्चे का दिमाग नहीं चल सकता, इस बच्चे को स्कूल से निकाल दो, नहीं तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी। तो प्रिंसिपल ने भाई क्या किया, एक लेटर लिखा, उस लेटर पे लिख दिया, उस बच्चे की माँ के नाम वो पत्र था, उस पे लिखा कि आपका बेटा इतना नील है, हमने लाखों प्रयास किए, हमने मतलब हर तरीके से इसके दिमाग को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये पढ़ने के लायक नहीं है। इसलिए कल से आप इस बच्चे को स्कूल में मत भेजना, या किसी दूसरे स्कूल में भेज देना। कहने का मतलब हमारे स्कूल में मत भेजना, या आप इसे घर रखें, पढ़ने के काबिल ये है नहीं। ऐसा प्रिंसिपल ने चिट्ठी के ऊपर लिख दिया और उस बच्चे को पकड़ा दी। कहने लगे कि आप अपने मां को दे देना। अब बच्चे ने क्या पता क्या लिख रखा क्या नहीं, क्योंकि पढ़ना ही आता होता तो क्यों ये नौबत आती। तो डियर फ्रेंड्स, बच्चा घर गया और घर जाते ही वो जो चिट्ठी प्रिंसिपल ने दी थी, वो चिट्ठी अपनी मां को पकड़ा दी। बच्चा पूछने लगा मां क्या है। अब मां ने वो चिट्ठी पढ़ी। बच्चा पूछ रहा मां इस क्या लिखा है, तो मां क्या बताती उसे। बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है डियर फ्रेंड्स। मां कहती बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा इतना होशियार है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं डियर फ्रेंड्स, कि इतना होशियार है कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जो इसे पढ़ा सके। इस बच्चे को घर पर पढ़ाओ, ये बहुत होनहार बच्चा है। तो बच्चे को खुशी हुई, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाना नहीं चाहते। उन्हें सोचा मजा आ गया, अब तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर पे ही पढ़ना है, मां पढ़ाएगी। और डियर फ्रेंड्स,
उसकी माँ उस बच्चे को पढ़ाने लगती है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं कि बच्चा 1000 बार भी कोई बात पूछेगा तो बताएंगे। वैसे जो हमारे अध्यापक होते हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि बार बार अगर हम किसी अध्यापक से भी पूछते हैं तो 90% अध्यापक ऐसे हैं, वो ये कह देंगे कि आपके बस की बात नहीं, बैठ जा। कोई बच्चा जिसे सवाल नहीं समझ में आ रहा, एक अध्यापक उसे 2 बार समझा देगा, 3 बार समझा देगा, चौथी बार अगर बच्चा पूछेगा तो बच्चे को डांट दिया जाएगा। द चाइल्ड विल बी स्कोल्डेड 100%। 100% उस बच्चे को डांट देगा अध्यापक कि बैठ जाता, आपको कुछ नहीं आता। और वो उस अध्यापक ने तो बोल दिया, उस बच्चे के यहाँ बैठ जाती फिर वो बात। सब कॉन्शियस माइंड पकड़ लेता उस चीज को कि तुझे कुछ नहीं आता। लेकिन माँ बाप बोर नहीं होते बच्चों से, और माँ तो होती ही नहीं, तो माँ उसे बार बार पढ़ाती है, बच्चा बार बार पूछता है और वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। जब उसका दिमाग चल पड़ा, फिर वो स्कूल में एडमिशन लेता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, बड़ा हो जाता है तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको बताता हूं वो बच्चा कौन था, क्या बना आगे चलकर। मैं कोई आम बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने पूरी दुनिया में रोशनी की, यानी कि जिसने बल्ब का आविष्कार किया, एडिसन। 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए बल्ब बनाने के लिए, और आखिरकार उन्होंने बल्ब बना ही दिया। क्योंकि बार बार गलती करना, वो तो उसे आदत पड़ी हुई थी बचपन से ही। 10,000 बार फेल हुआ एक्सपेरिमेंट करता करता, लेकिन आखिरकार उसने बना दिया बल्ब। लेकिन उस समय उसकी मां जीवित नहीं थी। तो एक दिन डियर फ्रेंड्स, उनकी बायोग्राफी में लिखी हुई बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक दिन वो अपनी माँ की जो पुरानी जो सूटकेस कहूं, अटैची कहूं, क्या कहूं, आप समझ गए होंगे, जो छोटा एक बक्सा होता है, वो उस बक्से को देख रहा था और अचानक से वो चिट्ठी जो थी, जो प्रिंसिपल ने लिखी हुई थी, उसके माँ के बक्से में उसे मिल जाती है। और वो उस चिट्ठी को पढ़ता है। उसमें लिख रखा था कि आपका बच्चा नालायक है, मतलब कामयाब नहीं हो सकता, पढ़ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो फिर उसे अपनी माँ की बात भी याद आती है कि माँ ने क्या बताया। तो डियर फ्रेंड्स, बच्चा जो होता है उसकी परवरिश इस तरीके से करें, अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे के बच्चे से कभी मत करें। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही कि हमारी भी तुलना दूसरे बच्चों से होती है। मैं खुद हूं, मैंने दूसरों के बच्चों के साथ मेरी तुलना बहुत की, घर वालों ने बहुत की। उसका लड़का नौकरी लग गया, उसकी लड़की नौकरी लग गई, आप क्यों नहीं लग रही? तो खत्म है। उसने प्लाट खरीद लिया, उसने मकान बना लिया, तूने कराई की है जिंदगी में। अब जो सपोज करें कि मेरे जो क्लास फेलो थे, उन्होंने, किसी ने मकान बनाया, किसी ने भाई कोई अफसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया,
मतलब लगभग मेरे जितने भी क्लास फेलो सारे के सारे सेटल्ड हैं। मैं एक ऐसा हूं कि मैंने कुछ नहीं बनाया। तो कैन यू गैस कि मुझे मेरे घर वालों की कितनी सुननी पड़ती होगी। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि माँ बाप ने दूसरों बच्चों के साथ आपकी कंपैरिजन की होगी। लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि बच्चों की कंपेयर कभी भी दूसरे बच्चों के साथ मत करो, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसमें कुछ न कुछ यूनिकनेस है। मेरा डियर फ्रेंड्स एक लड़का है जो अभी अभी 9th क्लास में हुआ। मैं कभी यह नहीं पूछता तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। पहली से लेके 5वीं तक वो फर्स्ट आया, तो भी मैं सामान्य था। अब वो फर्स्ट नहीं आ रहा तो भी मैं सामान्य हूं। लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में उसने पूरा हरियाणा टॉप कर दिया और स्कूल में वो फर्स्ट नहीं आ रहा। अब वहां भी मैं सामान्य हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे एक बात कहता हूं कि आपने पढ़ाई करनी है, नॉट फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। आपने पढ़ाई करनी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। क्योंकि जो मतलब पढ़ाई के बारे में हमारी जो सोच बन चुकी है, वो सोच कैसी बनी हुई है कि पढ़ लिख के नौकरी लगना, दैट्स ऑल। क्योंकि ये चीजें हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने घुसेड़ दी। क्योंकि हमारी जो पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी वो तो नष्ट हो ही चुकी है, क्योंकि वो तो कर दी नष्ट। लगभग तो जब हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बर्बाद हुआ था, उसी समय ये मानो कि बहुत सारे हमारा सिस्टम ही बिगड़ गया था देश का। इन चीजों पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि लोग जो हमारी रिचुअल्स हैं उन्हें ये मानते कि अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। अब पीछे मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं अभी कोरोना काल की बात करता हूं कि मोदी जी ने कहा कि भाई सभी ने दीपक जलाने। मुझे याद नहीं वो तारीख कौन सी तारीख थी कि हर घर में दीपक जलाने हैं, दीपावली मनानी है। लोगों ने मजाक बनाया भी कोरोना का और दीपक जलाने का क्या मतलब है। और उन्होंने ये कहा था कि वो बजाने हैं, मतलब थाली बजानी है छत पर खड़े होकर। ये बातें तो आपने सुनी होगी, लोगों ने कितना मजाक बनाया। लेकिन ये बात कितनी साइंटिफिक है। क्या जो मंदिरों में जो घंटी बजाते हैं वो लोग बेवकूफ हैं? क्या उसके पीछे कोई साइंस नहीं है? मंदिर का जो डिजाइन है, मंदिर की छत नहीं लगती। आपने देखा होगा कि मंदिर का डिजाइन ऐसे होता है, इस तरीके से। जो भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उनकी हर की झोपड़ी इस साइज में है, ऐसे उनकी झोपड़ियों की छत इस साइज में क्यों है? बेवकूफ थे वो, उन्हें छत नहीं लगानी आती थी। उन्होंने जो मतलब पहले जो हमारे सबसे पहले जिन्होंने जो इन्वेंशन की कोई चीज बनाई, घड़ा, वो गोल क्यों बनाया? बेवकूफ नहीं है वो, साइंस है।
टोटल साइंस है इसमें। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है उनके बिल्कुल समझ में आएगी ये बात। जिन्होंने पृष्ठ तनाव वर्ड आया होगा कहीं ना कहीं मैथ में। तो हर चीज इतनी डिजाइंड है। मैं तो ये मानता हूं कि उन लोगों ने इतनी नॉलेज, ये जो हम कहते हैं ना साइंस है, सब कुछ साइंस है, ये साइंस तो बहुत वर्ष लग जाएंगे तब तक भी नहीं पहुंच पाएगी। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण रची, उनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने कितनी कठोर तपस्या की होगी कि उनका जो पूरा शरीर था, पूरे शरीर के ऊपर दिमक लग जाती है और उसे बोलते बाम्बी बन जाती है। और वही बाम्बी से ही वाल्मीकि वर्ड आया है। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। हाँ, हम बुराई कर सकते हैं। हम हमारे ऋषि महात्मा हैं, उनका अपमान कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही सुनने को मिला है, यही सीखा है। हमने उनके ज्ञान को कभी नहीं समझा। तो डियर फ्रेंड्स, आप जो भी चाहते हैं, आप ये मत सोचो कि वो चीज नहीं आएगी, वो चीज आएगी। अब मेरी जो लाइफ है, जो मैं कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, मैंने बैंक बैलेंस तो बता दिया, अपना तो जीरो है, कुछ नहीं है। और लड़ाई इतनी बड़ी है, घर वाले मुझे कहते हैं कि आप, ये इम्पॉसिबल है, ये लोग आपको जीतने नहीं देंगे, आप नहीं जीत सकते, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है। मैंने कहा आई विल विन, मैं जीतूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि आप अपने बिलीफ को इतना स्ट्रोंग रखें कि आपको हरा नहीं पाएगा कोई। लेकिन हम हार जाते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं। हमारे घर में 2017 में एक ट्रेजेडी होती है। मेरे छोटा भाई है, 3 भाई है हम। जो छोटा है वो कैग डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में उसमें जॉब करता है। उसकी घरवाली ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के, मतलब वो आत्महत्या कर लेती है। तो आत्महत्या कर ली उसने। तो उन्होंने क्या किया, ससुराल वालों ने मुकदमा दहेज हत्या 304B 498A, ये जिस बंदे के ऊपर धाराएं लग जाती हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये सोचो बरी नहीं होगा, फैसला ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुकदमा ही ऐसा है। और लेडीज को तो ये मान के चलो, एक दिन में स्पेशल लेडीज के ऊपर इनके जो राइट्स हैं, जो सरकार ने बेफालतू दे रखे, मैं ये नहीं कहता कि इनका राइट नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी से ज्यादा नहीं। अब इनके पास आदमी से ज्यादा राइट्स है, आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता डियर फ्रेंड्स, कुछ भी। अगर कोई मैरिड औरत है,
वो दूसरे लड़के के साथ रह सकती है और आदमी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ भी, क्योंकि कानून अनुमति देता है उसे। वो आपके घर में भी आपके बॉयफ्रेंड को रख सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते। इट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत का संविधान कहता है। हम जितने धर्म से दूर जा रहे हैं और जितने हम ये कहते अब देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ऐसी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के चक्कर में ही तो सारा भट्ठा गोल हो गया ना। अब क्या बचा है? कोई रिश्ता नाता बचा है? लोग गांव की गांव में शादी कर रहे हैं, बहन भाई आपस में शादी कर रहे हैं, और कौन करवा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम जो हमारी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनको तो ये कहते हैं वो तो उनमें तो कोई दम है ही नहीं, वो तो पिछड़े हुए थे, उन्हें तो नॉलेज नहीं थी। देश तो अब संविधान के अनुसार चल रहा है। अरे संविधान के अनुसार देश चल रहा है, लेकिन जो संविधान है वो किस आइडियोलॉजी पर है? कौन से कानून चल रहे देश में? लोगों को ये पता ही नहीं। आज भी देश में वही कानून है जो अंग्रेजों ने बनाए थे, उन्हीं पर हम चल रहे हैं। और हमारी जो सभ्यता थी उसको हमने छोड़ दिया। नतीजा आपके सामने है। क्या हो रहा है अब हमारे साथ? तो जब घर में ट्रेजेडी हो जाती है, उन्होंने देश का मुकदमा किया, वहां बरी होने के कोई चांसेस नहीं होते अगर कोई ऐसे बंदा फंस जाता है। मेरे पिताजी ने भी पूरी कोशिश की कि पंचायती फैसला हो जाए, 5-7 लाख रुपए में ले दे के पीछा छूट जाए, लेकिन नहीं छूटा। लास्ट में वो केस की फाइल मैंने पकड़ ली हाथ में, और वो फाइल पकड़ के मैंने एक ही बात कही थी मेरे पिताजी को कि अब पंचायती फैसला नहीं होगा और इसको बरी कराएंगे। मैंने तो बोल दिया। अब पूरे का पूरा गांव ये कह रहा अभी सजा होगी। जो ससुराल पक्ष है वो तो कहेगा ही कहेगा सजा कराएंगे, और मैं और एक्टर सुखवीर खोखा हिसार से ट्रेन पकड़ते हैं और ग्वालियर चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में। जब हमारा कोई जानकार नहीं, कुछ नहीं। और डियर फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मात्र 2 साल से पहले, 2 साल का समय हमने लगने भी नहीं दिया, ग्वालियर में 3000 ऑटो चलते हैं, सैकड़ों वहां पे कुलीज है रेलवे स्टेशन पर, सब्जी मंडी लगा हुआ आप, और जो डिपार्टमेंट है केक का, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे। वैसे हिसार की बहुत बड़ी जो कोर्ट के जो वो है कॉम्प्लेक्स, वो बहुत बड़ा है, इससे तो बहुत बड़ा है वो। नियर अबाउट 1600 कर्मचारी है वहां पे। 1600 तो हमारे गांव में वोटिंग नहीं होती। कुछ ही महीनों में पूरे के पूरे ग्वालियर में मास्टर सुखविंदर खोखा
और मेरे छोटे भाई एक्टर सुखवीर खोखा का डंका बजने लगा था और वाह इज्जत भरी। ऐसे ऐसे एविडेंस, ऐसे ऐसे गवाह जिन्हें हम जानते ही नहीं थे, वो मालिक ने भेजे, क्योंकि वो हमारा एक क्या था, एक दृढ़ विश्वास। नहीं, आप एक बात बताएं कि एक डिपार्टमेंट होता, कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट में कोई बड़ा अधिकारी कोर्ट में गवाही दे देगा? नहीं देगा। और वो अधिकारी भी गुजरात में उनकी पोस्टिंग, मामला है मध्य प्रदेश का, आदमी वो राजस्थान का। कैसे संभव हुआ? एक दृढ़ विश्वास। नेपाल से कोई कोर्ट में जाके गवाही दे देगा? अरे गवाही तो अपने रिश्तेदार भी नहीं देते कोर्टों में। और वहां पे बड़े बड़े ऑफिसर्स गवाही दे रहे जिनके साथ हमारी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? एक दृढ़ संकल्प कि ऐसा होगा। अब मेरी जिन लोगों के साथ जो लड़ाई है, घर वालों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। घर वाले कहते हैं क्यों पंगे ले रहे, क्यों पंगे ले रहा, कुछ होना जाना है नहीं, इनके पास इतना पैसा है, सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे। अरे ये क्या खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीद सकते। और हमारे गांव का जो जंगवीर हुड्डा है, नंबरदार है, अरबपति आदमी है डियर फ्रेंड्स, जो मेन अक्यूज्ड है हमारे गांव का, मेरा जो जिसने मेरे को बर्बाद करने में अपना ये कहते हैं ना जी जान लगा दी। जो दीपेंद्र हुड्डा का बहुत गहरा दोस्त है। दीपेंद्र हुड्डा मीन्स सांसद, यानी कि भूतपूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इकलौता बेटा, उसका दोस्त है। वो एक दिन बोल भी रहा था कि आप अरबपति नहीं है। मैंने कहा मैं अरबपति नहीं हूं, मुझे बनना भी नहीं अरबपति, लेकिन हम जीतेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट यू वांट, यानी जो आप चाहते हैं, ये मत सोचो कि यार अब आपने सोच लिया मैं तो भी करोड़पति बनना चाहता हूं। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं और सोच लिया, वो सोचते ही आपके दिमाग में तुरंत एक चीज और आ जाएगी, करोड़पति ने छोड़ यार, तेरे पास 1000 रुपया का जुगाड़ को नहीं होना लग रहा, करोड़पति के सपने ले गए। अंदर से ही आवाज आ जाएगी। उस आवाज को म्यूट करो, म्यूट कर दो उस चीज को। जो आप सोचते हैं वो चीज आपको मिलेगी 100%। आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करें, विश्वास को इतना मजबूत कर लें, ये भूल जाएं कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। 52 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र में एक व्यक्ति डायरेक्ट गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
यानी कि पहला चुनाव लड़ते हैं और सीधा ही मुख्यमंत्री बनते हैं। 2014 में वही शख्स लोकसभा का पहला चुनाव लड़ते हैं और डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो कोई पॉलिटिशियन का बेटा नहीं था, वो कोई अरबपति खरबपति का बेटा नहीं था। अब लोग इस बात पे भी ये भी सोच सकते हैं वो तो अंबानी अडानी का है। अरे फिर वो अंबानी अडानी का नहीं, अंबानी अडानी उसके हैं। आप उन्हें लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति का सफर देखिए, आप उस व्यक्ति की मेहनत देखिए, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। उसने वो चीज करके दिखाई है जो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा नहीं तो ये था, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने करके दिखा दिया। भारत के छोड़िए या पूरी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, दुनिया के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो जीवित हैं, लेकिन उनके नाम का मंदिर बना हुआ है बिहार के अंदर। उनकी पूजा होती है मंदिर में। वैसे तो उनकी पूजा हर जगह होती है, लेकिन मंदिर बना हुआ है। आप सोचिए, अगर उनको यूनिवर्स ये ताकत दे सकता है तो वो ताकत हमें भी मिली हुई है। बस हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, हम हमारे बिलीफ को, हमारे विश्वास को इतना मजबूत नहीं कर पा रहे। एक बार करके देखिए, 1 महीना। कोई, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई बड़ा सपना लें, आप जो कुछ भी हैं और जितना आप सोच सकते हैं वो चीज 1 महीना लगातार सोचो आप, और ऐसा सोचो कि वो चीज आपको मिलेगी। कोई ताकत नहीं कि आपको कोई रोक देगा। सिर्फ 1 महीना ये करके देख लें डियर फ्रेंड्स, वो चीज आपके कदमों में आएगी, 100% आएगी, 100%। उसे आना ही होगा, क्योंकि वो आपको से दूर नहीं जाएगी। RAS फैक्टर जो होता है ना, जहाँ पे चोटी छोड़ी जाती थी, यहाँ RAS होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मेरी बात पे जो साथी यकीन नहीं कर रहा, गूगल पे देख लेना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हाउ डज इट वर्क्स, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है और इसका क्या काम है। ये उसी चीज को खींचता है जो हमें चाहिए, 100% वहीं पे। अब मैं ये नहीं सोचता मेरे कितने व्यूज आते हैं, मुझे कौन सुनता है। मुझे ये पता है मेरी आवाज वहां तक जरूर जाएगी जो इन विचारों की फ्रीक्वेंसी में बैठा है। जैसे मैं यहां मेरे घर पे मेरी बैठक में बैठा हुआ, तो यहाँ पे मेरे चारों तरफ, आपके चारों तरफ हर प्रकार के मतलब वाइब्रेशंस घूम रही है, तरंगे घूम रही है, वेव्स चल रही है, सैड भी है, हैप्पीनेस भी है, सब कुछ है। लेकिन आपकी तरफ कौन सी आएगी, जो आप चाहोगे। आप YouTube पर स्पीकर दबाओगे, आप बोलोगे सपना चौधरी, तो सपना चौधरी आ जाएगी। आपने कोई सैड सॉन्ग देखना, सैड सॉन्ग बोल दो, सैड सॉन्ग निकल आएंगे। यानी कि इसका मतलब वो मोबाइल में तो नहीं है ना, वो हमारे इर्द गिर्द है। बस वो एक ऐसी डिवाइस है
कि वो उसी चीज को कैच करेगा। फिर जो हम बोलते हैं वही चीज कैच करता है। यही चीज ये भी यही है। आप जो चीज यहां से पूरी शिद्दत के साथ आप यूनिवर्स को बोल दो मुझे ये चाहिए, तो वो आपका जो थॉट है, वो जो वाइब्रेशंस, जो वेव्स जो निकलेगी, वो डायरेक्ट उसी आदमी तक पहुंचेगी जो ठीक उसी वाइब्रेशन में, उसी फ्रीक्वेंसी में बैठा है, और वो वहां पे ऑटोमेटिक जाके अटैच हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में मैं 47 साल की मेरी उम्र है। एक्सपीरियंस जो है वो 28 साल का, मतलब मेरा सीधा घूमने फिरने का एक्सपीरियंस रहा है। 20 साल मैंने बच्चे पढ़ाए। अब एक बात बताओ, मैं जब 23 साल का था, मैं ऐसे कॉलेज में लेक्चर देता था जिस कॉलेज में 60 साल से कम का अगर कोई जेंट्स है तो उसकी एंट्री नहीं है। हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर का पहला कॉलेज है, शहीद उधम सिंह नर्सिंग कॉलेज बरोटा, फतेहाबाद। और मैं जब 23 साल का था, मेरी वहां पर एंट्री थी। मेरे अंदर ऐसी क्या कैपेबिलिटी थी, क्या योग्यता थी, कैन यू टेल, जहां पे किसी की एंट्री नहीं। और वहां पे मैं ओनली 23 साल की उम्र में मैं वहां जाता। तो ये एक मैनिफेस्टेशन होता है डियर फ्रेंड्स, यानी कि जिस रास्ते पर आप चल पड़ते हैं, आगे की आगे आपको राह मिलती रहती है। और इसमें आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं इस हालात में पैदा हुआ हूं, इस कास्ट में पैदा हुआ हूं। देखो, कास्ट का और नेचर का, यूनिवर्स का कोई मतलब है ही नहीं। हालात जो हालात है, यानी कि मान लिया कि हमारे घर की हालत ऐसी भी, उन हालातों में पैदा हुए कि खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। उस चीज को आप ब्लेसिंग समझे, उस चीज को आपने ब्लेसिंग समझना कि मुझे गरीबी में जन्म मिला। और फिर आप उन चीजों को फॉलो करें कि गरीबी में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया, उन लोगों ने कितनी कामयाबी की बुलंदियां छुई है। अगर उन लोगों ने छुई है तो मैं भी छू सकता हूं। अगर आप फिजिकली तरीके से डिसेबल्ड हैं, यानी कि शारीरिक तौर से डिसेबल हैं, कहीं से भी कोई मान लिया हैंडीकैप्ट है किसी भी तरीके से, हाथ से, पांव से, आंख से, कान से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसेबल्ड होते हुए उन्होंने पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, अपना दमखम दिखाया है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर समय मिला तो मैं शाम को फिर मिलता हूं आपसे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी है और मोबाइल फ़ोन भी अपना इतना कामयाब नहीं है, पैसा अपने पास है नहीं। जितने दिन चल रहा है चलता रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। हाँ, इतना विश्वास रखें कि आप
जो चाहे वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने बिलीफ को स्ट्रोंग करें। जय हिंद, जय भारत।